हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम, जैसे कि आप सभी जानते हो, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए यहाँ पर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आज की हमारी ये सेकंड क्लास होगी और इससे पहली वाली जो हमने क्लास की थी उसमें अपने टोटल 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर पे हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मीसोफेयर। देखो एग्ज़ाम में ये वाला जो चैप्टर है आप सभी को ज़रूर करके जाना चाहिए। अपने ज्योग्राफी का जो ये सेक्शन है यहाँ से मैक्सिमम हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। तो आपको ये पूरी स्टेजेस पता होने चाहिए। और अगर हम आपकी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, आपका जो रेडियो ट्रांसमिशन है ये आपको कौन से लेयर पे आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? थर्मोस्फेयर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। थर्मोस्फेयर लेयर जो है एटमॉस्फेयर को हेल्प करता है आपका रेडियो ट्रांसमिशन में। और अगर हम आपको इसके पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि सबसे ऊपर जो टॉप पर आपको मिलता है वो एक्सोस्फेयर होता है, उसके बाद होता है हमारा थर्मोस्फेयर, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ भी पूछी जाती है। उसके नीचे आपको मीजोस्फेयर देखने को मिलता है, राइट। और फिर आप देखते हो कि मीजोपॉज आता है, मीजोस्फेयर होता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आपको देखने को मिलता है, और लास्ट में आपका होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये आपका टॉप पर, सबसे टॉप पर अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सोस्फेयर। एरोप्लेन का भी क्वेश्चन आता है तो तब आपका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे हम देखते हैं कि एरोप्लेन जो हमारा चलता है वो आपके कौन से लाइन पर चलता है? आपके स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है हमारी उस पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ गोल्ड रॉड। इसमें से कौन सी वेराइटी आपके गोल्ड रॉड में मानी जाती है? सिल्क, जूट, कॉटन या फिर नायलॉन। तो यहाँ पर आप देखोगे गोल्ड रॉड जो है ये आपका क्या माना जाता है? ये एक, जैसे कि आपके बहुत कई बार हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसकी हिंदी की बात करते हैं तो ये आपसे क्या पूछा गया कि सोना गड़ा है किसमें? इनमें से कौन सा एक प्रकार का सोना गड़ा? ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा जूट होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ पर, इससे रिलेटेड आपको क्या कहना जा रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि ये हमारा द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, या द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी हम ये कैसे देखते हैं? तो ये आपका इसमें जो कैलकुलेटेड होता है हमारा जो कंट्री, आपका जो सिटी है, पूरा एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप अपने पूरे पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से करते हो? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम पर यूनिट एरिया यहाँ पर देखते हैं कि किसमें कितने लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू टेक आउट मिनरल्स लाइंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपके पास ऑप्शन है ओपन कास्ट माइनिंग, साफ्ट माइनिंग, क्वेरिंग या ड्रिलिंग। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम आपकी बात करते हैं वो कौन सा मेथड माना जाता है, तो वो आपके मेथड माना जाता है कौन सा? देखो अगर हम मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग सारी चीज़ें आप देखते हो, ठीक है। आपसे अभी क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा वो मेथड है इज़ यूज टू टेक आउट मिनरल लाइंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो हम कौन से मेथड को फॉलो करते हैं? बिल्कुल आपके क्वेरिंग को। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट मेथड है। ये जो मेथड है ये आपका क्या करते हैं, इसे क्वेरिंग कहते हैं। यहाँ पर जो पूरा जो आपका सरफेस होता है माइनिंग टेक्निक का, जिसमें आपकी डिगिंग जो लार्ज पार्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, ये चीज़ें आप देखते हो।
और ये क्वेरिंग जो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है, बास्केट वीविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो बास्केट का जो वीविंग का काम, बुनाई का काम जो करते हैं, वो इसमें से कौन सी इंडस्ट्री का टाइप है? कोऑपरेटिव सेक्टर, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल या जॉइंट सेक्टर। देखो ये अगर हम बात करें, बास्केट वीविंग जो है ये आपका किसका एग्जाम्पल होता है? ये हमारा कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ आई कि ये आपकी क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो बास्केट वीविंग हो, चाहे पोट्री का काम हो, चाहे लोकल बेकरीज हो या हैंडीक्राफ्ट हो, ये सभी आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लेवल पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और आपसे पूछा है मोनार्की आपका यानी जो राजतंत्र है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? राजा को लेकर के या जो हमारा जो राजतंत्र आपको सिस्टम देखने को मिलता है उसमें कौन सी बात गलत है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है, इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द मोनार्क। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मोनार्की सिस्टम में जो लोग हैं, जो आपकी प्रजा है, क्या वो क्वेश्चन जो भी राजा ने डिसीजन लिया है क्या वो उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं? द मोनार्क डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन बाय हिम या हर। तो यहाँ पर जो आपकी राजतंत्र है उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है क्या वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। इन अ मोनार्की पीपल कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन टेकन बाय द मोनार्क। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि मोनार्की सिस्टम में जो भी लोग हैं, आपकी जो प्रजा है, जो राजा ने यहाँ पर आपका डिसीजन लिया है क्या वो उसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ नहीं सकते। देखो पहले वाले में क्या है, पूछ सकते हैं, और थर्ड वाले में क्या कर दिया है, पूछ नहीं सकते। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाई द विद द मोनार्क। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, स्टेटमेंट जो गलत है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारा रॉन्ग आंसर है, स्टेटमेंट है, वो कौन सा होगा। देखो यहाँ पर बात की जा रही है जो हमारे राजा होते हैं मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सारी पावर है, जो पूरे डिसीज़न लेते हैं, जो पूरी गवर्नमेंट है, कौन चलाता है? उस टाइम के जो भी रूलर होंगे, जो भी राजा होंगे वो। तो मोनार्की सिस्टम में कोई भी प्रजा के लोग जो हैं वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। यहाँ पर राजा ने जो भी डिसीज़न लिया है उसको माना जाता है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, पीपल कैन रेज क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके राजा ने कोई भी डिसीज़न ले लिया तो वो बिल्कुल सही होगा, और प्रजा जो है, जो आपकी पब्लिक है, वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है, वो पूछ सकती है। अगर वो उनके फेवर में बात नहीं होगी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या उन्हें कोई उस डिसीज़न से कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो सारी बातें वो यहाँ पर बोल सकते हैं। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट आप क्या देख रहे हो कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इन अ मोनार्की में पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द मोनार्क, ये बात यहाँ पर क्या है, गलत है। राजा ने जो चीज़ें आपकी बोल दी हैं उसे यहाँ पर मानना ही पड़ेगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। चलिए बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं, बस फर्स्ट में इसीलिए देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, ए और सी ऑप्शन सेम है, बट यहाँ पर कैन नॉट मेंशन है और यहाँ पर आपका कैन है, ठीक है। तो कैन नॉट वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर राजा ने जो चीज़ें बोली हैं वो डिसीज़न मानना पड़ेगा, वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कृष्णराज सागर डैम कंस्ट्रक्टेड? महानदी रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर या फिर कृष्णा रिवर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके कृष्णराज सागर डैम के पास आपको जो रिवर देखने को मिलती है वो होती है आपकी कावेरी रिवर, ठीक है।
अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ है, कर्नाटक में। ये भी याद होना चाहिए, इन फ्यूचर आपसे ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ, आपके मंड्या डिस्ट्रिक्ट में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ये जो डैम है कंस्ट्रक्ट हुआ था अब बिटवीन 1911 के टाइम पे 1932। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपको भी पता है ये जो डैम है इसको बनाने का जो मेन पर्पस क्या होता है, वाटर को प्रोवाइड करना इरिगेशन के लिए, आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना, और यहाँ पर जो ड्रॉट सूखा पड़ रहा है उसको कम करना। ये सारे काम यानी ये सब चीज़ें, ये इनका उद्देश्य था जिस पर्पस से आपका जो ये डैम बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड एन इक्वल शेयर इन द डिसीज फादर प्रॉपर्टी टू डॉटर सन ब्रदर, वाइफ डॉटर और सिस्टर, वाइफ सन और डॉटर, या वाइफ सन एंड ब्रदर। तो जल्दी से बताओ कि ये जो एक्ट आपका आया था इसमें इक्वल शेयर की बात की जा रही है, किससे रिलेटेड। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें इक्वल शेयर आपको किस में मिलेगा, सन को मिलता है, डॉटर को यानी उनके जो बेटे हैं, उनके जो बेटियां, उनकी वाइफ को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहली चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि हमारा जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है ये कब लागू हुआ था, 2005 में, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके ईयर को भी चेंज कर दिया जाता है, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कब कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, Who among the following national leaders coined the phrase unity in diversity to describe the Indian nation state? तो आपको बताना है कि इनमें से किसने, कौन से नेशनल लीडर ने आपका ये फ्रेज दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो महात्मा गांधी जी थे, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके पॉलिटी से पूछा गया है। और अगर हम बात करें तो आपको ऑब्वियसली पता है कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉइन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, राइट। ये जो टर्म है एक वेरी अप्रोप्रिएट है कि इसको हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस, रिलीजन, कास्ट सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये भी आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है जनपद पंचायत का इनमें से क्या इनके फंक्शन होते हैं और इसमें से कौन से दो आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला ऑप्शन है द जनपद पंचायत मेक डेवलपमेंटल प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जनपद पंचायत हेल्प जिला परिषद टू रीगेन मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ग्राम पंचायत। आपको नीचे ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है या दूसरा सही है। तो जल्दी से बताइए जनपद पंचायत का जो काम होता है वो क्या होता है। देखो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द जनपद पंचायत मेक डेवलपमेंटल प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका जो पहला यहाँ पर आप देख रहे हो जो जनपद पंचायत मेक डेवलपमेंट प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये पॉइंट आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। लेकिन अगर मैं आपकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करती हूँ ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा जो जनपद पंचायत होता है इसका मतलब क्या होता है, आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, यही होता है। ये आपके क्या होता है जिसको आप पंचायत समिति के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से हम और जानते हैं, जिसको आप पंचायत समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेम से हम ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि हमें जो जनपद पंचायत जो है ये हेल्प दे रखा है, बट यहाँ डजंट हेल्प आएगा क्योंकि ये डज नॉट हेल्प जिला परिषद टू रेगुलेट मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ग्राम पंचायत। दैट्स वाई क्या होगा कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पहला स्टेटमेंट सही था और दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला ऑप्शन है थ्रू द आरटीआई एक्ट अ सिटीजन कैन गेट इंफॉर्मेशन pertaining to the working of the department of the central government only, and to get information under the right to information act a citizen has to first file a petition in any court of any level. देखो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, सभी बहुत ध्यान से समझना। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेटमेंट में ओनली वर्ड आपको नज़र आ जाए तो मैक्सिमम वो ऑप्शन आपका गलत होता है। तो जहाँ ये वर्ड ओनली आ जाए ना तो वहीं पर हमें क्या हो जाएगा कि हम उस ऑप्शन को कट कर देंगे क्योंकि वो ऑप्शन सही नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका क्या होगा कि हमारा पहला ऑप्शन तो गलत है लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि आपके जो सुल्ताना ड्रीम जो है इसके राइटर कौन है, ये किसने लिखा था। आपके रुकैया सखावत हुसैन ने, पंडिता रमाबाई ने, मुमताज़ अली ने या फिर सुंदरी देवी ने। अगर आप इस बुक की बात करोगे तो ये बुक पहले तो याद रखना कब लिखी गई थी, 1905 में। किसने लिखी थी, ये आपकी एक बंगाली की एक फीमेल थी जिन्होंने इस स्टोरी को इंग्लिश में लिखा था। किस में लिखा था, इंग्लिश भाषा में लिखा था, और वो थी आपकी रुकैया सखावत हुसैन। और अगर हम बात करें तो ये आपकी एक फ़ीमेल तो है बट फीमेल मुस्लिम फ़ीमेल है, राइटर है, जो कि आपके एक तरीके से बंगाल की सोशल रिफॉर्मर भी मानी जाती है, ठीक है। और उसी सेम ईयर में यानी 1905 में आपकी बेगम रुकैया ने साथ ही साथ आपका द इंडियन लेडीज़ मैगज़ीन भी पब्लिश की थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में गुलामगिरी कई बार एग्जाम में आ चुका और ये किसने लिखा था, E.B. रामास्वामी पेरियर ने, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और श्री नारायण गुरु। तो सभी को पता है कि गुलामगिरी जो है ये आपके ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी है। तो जितने भी लोगों ने सी बताया बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आप सभी का स्कोर कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड। इंडियन जुडिशरी का ये जो सिस्टम है इसका मतलब आपको बताना है, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, दैट one can plead one case in a court without having a degree in law. The decision made by the higher court are binding on the lower court. One can move to a higher court if one feels that the judgment of the lower court is not just. तो आपको बस कॉमन सी बात समझनी है कि हमारे जो इंडियन जुडिशरी का कॉन्टेस्ट होता है इस सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब वन कैन मूव टू अ हायर कोर्ट इफ़ वन फील द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। देखो इंडियन जुडिशरी का मतलब क्या है कि आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपको लगता है कि लोअर कोर्ट ने आपके जो भी मैटर है उसको अच्छे से सॉल्व नहीं करा है, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप हाई कोर्ट पर जा सकते हो अगर लोअर कोर्ट से इंसाफ या उनके जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अब जुडिशरी की बात हो चुकी है तो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। तो ये द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एक्सरसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, a group of people responsible for implementing law and running the government, the judge of the Supreme Court and High Court। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आपने देखा हमारे पार्लियामेंट में 3 बॉडीज़ आपको मिलती है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी का काम आपने देख लिया, एग्जीक्यूटिव का काम पूछा जा रहा है। तो क्या ये एक आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे या फिर हमारे जितने भी सिटीज़न हैं यहाँ पर ये आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग राइट्स की बात की जा रही है, या फिर हमारे ये एक लोगों का ग्रुप होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके कानून को, लॉ को इम्प्लीमेंट लागू करने का काम होता है जो कि आपकी सरकार को चलाते हैं, या फिर ये एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं। देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का जो काम होता है वो होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करने का और सरकार चलाने का। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 22 आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है, संविधान में जो अनुच्छेद 22 है वो किससे रिलेटेड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू एजुकेशन। तो देखो आर्टिकल 22 आपका जो अनुच्छेद 22 है ये आपके कुछ मामलों में जो अरेस्ट गिरफ्तारी की जाती है और जो नज़रबंदी के खिलाफ ये जो संरक्षण है उससे रिलेटेड है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आर्टिकल 22। कमेंट करके सभी बताओगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, आपका एक्सप्लॉयटेशन का कौन सा आर्टिकल और एजुकेशन का, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं और आपको बतानी है ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप देखो, अगर हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 32 है ना। आर्टिकल 32 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 23 और 24 माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी पूरी गारंटी हमारे सारे सिटीज़न को, और वो सिटीज़न के प्रोटेक्शन की बात, उनके अधिकार की बात करते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और रही बात आपकी राइट टू एजुकेशन की, तो बात आपको भी पता है कि राइट टू एजुकेशन जो है 21A इसमें मेंशन है। 21A में आप देखते हो कि राइट टू एजुकेशन की गारंटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो आपके लोकसभा की रूलिंग पार्टी में कौन से लीडर आपको देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। बिल्कुल, कौन होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर मेन ये रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं हमारे लोकसभा में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये आपका पेडागोजी से, क्योंकि आपको पता है कि सोशल साइंस में पेडागोजी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेडागोजी से रिलेटेड भी हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, तो पेडागोजी की अगर हम बात करें तो आपसे सोशल साइंस का नेचर पूछा है, अपर प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है। इट इज़ स्टडी ऑफ पीपल इन देयर इन्वायरमेंट, यहाँ पर हमें जो पढ़ना चाहिए है ना, और इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग पीपल एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है आपका इट इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट एंड इट रिलेशन टू द प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि हम इसमें पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और अपने प्रेजेंट के साथ इसका रिलेट हम करते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन तो सभी को पता है कि सोशल साइंस का जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम पास्ट भी देखते हैं और उसको प्रेजेंट से रिलेट भी करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जहाँ जहाँ होगा वो बात तो सही है, यानी हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करना है। तो थर्ड ऑप्शन तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पास्ट को यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेजेंट के साथ रिलेट करते हैं। बात करते हैं बाकी के दो ऑप्शन। देखो इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल इन देयर इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल ये पॉइंट भी आपका सही है। और साथ ही साथ हम इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग पीपल और उसके इंटरडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें भी आप सोशल साइंस के नेचर में कवर करते हो। दैट्स वाई अगर हम बात करें तो आपके इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ। पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। पेडागोजी में पूछा जा रहा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, आपकी जो सोशल और पॉलिटिकल की जो बुक है एट द अपर प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। कवर कंटेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक है इसमें अगर आपको जो सारे एक आपके जो कंटेंट आप कवर कर रहे हो उसमें कौन से सब्जेक्ट में, आपके साइकोलॉजी में, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स या फिलॉसफी। तो इसमें तो कोई भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए, तो ये आपके इकोनॉमिक्स में हम कवर करते हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में भी आपका सोशल पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाई वुड यू आस्क क्वेश्चन ऑन हिस्टोरिकल इमेजिनेशन।
आपको बताना है कि यहाँ पर हम हिस्टोरिकल इमेजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ठीक है। इट शो हाउ हिस्टोरियन फिल गैप इन हिस्ट्री विद देयर इमेजिनेशन। तो ये क्या शो करता है कि हमारे जो इतिहासकार है वो कैसे जो आपके हिस्ट्री का जो गैप है उसको फिल कर देते हैं अपने इमेजिनेशंस के थ्रू। इट इज़ अ फन वे टू रिमेंबर डेट एंड इवेंट, या फिर हिस्टोरिकल इमेजिनेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो डेट और इवेंट्स को याद करके, ये हमारा एक फ़न वे है। इट इनकरेज कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट विद द पास्ट। तो हम यहाँ पर हम इसको बढ़ावा देते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करके कि प्रेजेंट देखो कैसा है, पास्ट देखो कैसा था। या इट एवेल्यूएट अ स्टूडेंट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सोर्सेज। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो स्टूडेंट को एबल बना रहे ताकि वो यहाँ पर क्या कर सके, सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सके। देखो अगर हम हिस्टोरिकल इमेजिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, जो भी गैप्स होते हैं उसको फिल करते हैं इस इमेजिनेशन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 भी पेडागोजी का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है व्हाई वुड यू यूज़ नरेटिव इन सोशल साइंस टीचिंग। तो आपको बताना है कि सोशल साइंस टीचिंग में हम नरेटिव का यूज़ क्यों करते हैं। टू सेंटिसाइज स्टूडेंट सो दैट दे कैन फाइंड अप्रोप्रिएट रोल मेथड। देखो रोल मॉडल की अगर हम बात करें तो ये बात आपकी कभी सही हो ही नहीं सकती, ठीक है, पेडागोजी में। टू इंश्योर दैट सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। तो हम इस बात का इंश्योर करते हैं कि सिलेबस आपका पूरा, इस पर भी बिल्कुल कहीं से आपको ये सही नहीं लग रहा। टू एंटरटेन एंड इनलाइवमेंट ए क्लास। एंटरटेनिंग की बात क्लास में हम पेडागोजी के सेक्शन में कभी भी रीड नहीं करते। टू लिंक कॉन्सेप्ट टू लाइफ रियलिटी। बिल्कुल आप इस कॉन्सेप्ट को लाइव रियलिटी के बातों से क्या करते हो, रिलेट करते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो नेशनल फोकस ग्रुप है 2006 का, द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज़ लूजिंग पॉपुलैरिटी आज। आखिर ये क्यों होता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। It lay too much emphasis upon scientific temperament. It presents several situation of conflict in human values. It is considered as a non-utilitarian subject या encourage many subjects study। तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हम encourage नहीं करते हैं अपने की बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ो देखो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉन-यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये आपके स्कॉलस्टिक एक्सपेक्ट को कवर करता है। ये इट कवर ओनली को करिकुलम एक्सपेक्ट, नॉन स्कूलिस्ट एक्सपेक्ट, या फिर आपके ये सारे ऑल एक्सपेक्ट को कवर करता है। ये चीज़ें आपको बतानी है। अभी मैंने ऊपर एक चीज़ बताई, कभी भी किसी भी ऑप्शन में ओनली वर्ड आएगा तो आंख बंद करके उस पर टिक लगाना, क्योंकि वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अभी आपसे इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, तो ऑब्वियस है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑन अ टीचर रोल इन ट्रांजैक्टिंग अ सोशल साइंस टॉपिक। तो सोशल साइंस टॉपिक में टीचर के रोल के बारे में यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। टीचर मस्ट इंश्योर द डिग्निटी ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड कंडक्ट डिस्कशन विद सेंसिटिविटी। द टीचर मस्ट फोकस अपन फैक्ट विद द बॉयज़ एंड द फीलिंग ऑफ द गर्ल्स। देखो दूसरा ऑप्शन कहीं से भी सही नहीं लग रहा आपको, है ना। टीचर का जो रोल होता है वो इंश्योर क्या होता है, सारे स्टूडेंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कशन होगा गर्ल्स बॉयज़ सबकी बात हो रही है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट सही है सिर्फ पहला ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ सोशल साइंस साइंटिफिक, ठीक है। वाई रीज़न पूछा जा रहा है। It helps its reader to study the scientific society. It comprises systematically acquired verified knowledge. It uses scientific term in its content. It fulfills the demand for calling social science as science. क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या चीज़ समझ आए कि हम सोशल साइंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं साइंटिफिक, तो ये आपको क्या करता है,
इट कंप्राइजेज सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड वेरीफाइड नॉलेज। तो हम क्या, इससे क्या होता है, हमें सिस्टफाइड, आपके पूरे सिस्टमेटिक वे से नॉलेज को हम यहाँ करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में ये ज़रूर बताऊंगी कि पेडागोजी वीडियो में या क्वेश्चंस में आपको कौन क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं, डू और डोंट बताऊंगी, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसका यूज़ करते हैं और कौन से ऐसे वर्ड है जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन में अगर वो वर्ड आपको नज़र आते हैं तो वो ऑप्शन एब्सोल्युटली गलत ही होगा। तो डू और डोंट पर भी आपको आगे आने वाले दिनों में वो वीडियोस देखने को मिलेगी। उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाइए, और बाकी की जो वीडियोस है इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखना। और बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेशन इसी तरीके से हमारे चैनल पर चलते रहेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आज की अगर हम बात करते, टोटल हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आउट ऑफ 25 आप सभी का स्कोर आज की क्लास में कैसा रहा। तो चलिए सुनना, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।